Hello friends, today we will discuss AIAPGET paper 2024, specially obs and gynae related questions. Let's start. So first question is, Norplant, a subdermal implant, consists of 6 celastic capsules containing progestogen, estrogen, levonorgestrel और mifepristone. तो इसके आंसर के लिए let us revise contraception method. सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाइडली 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड में हम वो सारे मेथड जिससे हम फॉर टाइम बीइंग कंसेप्शन ना हो सके और जब हमें कंसेप्शन जब फर्टिलिटी चाहिए तो उसको जब हम स्टॉप करें तो वापस फर्टिलिटी रीगेन हो सके, तो वो सारे आपके टेम्पररी मेथड्स में आते हैं, जैसे बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, हॉर्मोन्स होते हैं। एंड परमानेंट मेथड में स्टेरिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल्स। सो जो टेम्पररी मेथड्स हैं, तो फर्स्ट इज बैरियर मेथड, इसमें आपके कॉन्डोम्स आते हैं, डायफ्राम्स एंड स्पर्मिसाइड्स आते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि क्या कंटेंट है उसमें, उसके बेसिस पे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस होता है वो नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस होता है, इसलिए उसको इनर्ट कंटेंट होता है और इसका एग्जाम्पल इज लिप पे लूप होता है। सेकेंड जनरेशन जो होते हैं वो उसमें मेटेलिक इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, उसमें कोई मेटल प्रेजेंट होता है और इसके एग्जांपल है कॉपर टी, नोवा टी, मल्टीलोड, दे आर और कॉपर कंटेनिंग मेटेलिक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस में आते हैं। थर्ड जनरेशन में आते हैं आपके हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो जिसमें हॉर्मोन्स हो लाइक प्रोजेस्टाशर्ट, मेरिना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट थर्ड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस में आते हैं जिसमें आप हॉर्मोन्स का इनटेक करते हो, तो अगर ओरल इनटेक कर रहे हो तो कंबाइंड पिल्स में आपके आते हैं, जैसे माला डी, माला एन, ये सब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। कुछ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं जैसे डिम्पा 150 mg जो IM इंजेक्शन लगता है और एवरी 3 मंथ्स पे लगाना पड़ता है फॉर अ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। थर्ड टाइप ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन में आता है सबडर्मल इम्प्लांट्स, इसमें आपका नॉरप्लांट आता है, जेडल आता है, इम्प्लेनॉन आता है, नेक्सप्लॉन आता है। तो जो नॉरप्लांट होता है उसमें 6 रॉड्स होती हैं, 6 इलास्टिक कैप्सूल्स होती हैं और हर एक कैप्सूल्स में 35 मिलीग्राम लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल हॉर्मोन्स होता है। और ये जो इम्प्लांट होता है नॉरप्लांट वो आपको 5 ईयर्स तक का कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। सो इस नॉलेज के बेसिस पे नाउ यू कैन इजीली आंसर कि नॉरप्लांट में जो कैप्सूल होता है इट कंटेन्स levonorgestrel hormones होते हैं, right? Now the second question, match list 1 with list 2. List 1 consists of this age group and list 2 consists of various diseases. So diseases are multiple myeloma, eosinophilic granuloma, Ewing sarcoma, breast cancer, and we have to match these diseases with their respective age group. So let us revise these groups ऑफ डिजीजेस। पहला है इविंग सार्कोमा, तो जो इविंग सार्कोमा होता है इट इज़ अ प्राइमरी ट्यूमर ऑफ स्मॉल राउंड सेल जो आपके बोन्स को अफेक्ट करता है और यूजुअली ये जो सार्कोमा होता है, ये जो ट्यूमर होता है वो एडोलसेंट और यंग एज ग्रुप में होता है, बिटवीन 10 to 30 ईयर्स, मतलब टीनेज ग्रुप्स में होते हैं। और ये जो सार्कोमा होता है, ट्यूमर होता है, वो मेनली बोन्स को इन्वॉल्व करता है, मेनली एक्सियल बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर इसके बाद जो है एक्स्ट्रा ऑस्मोसियस लोकेशंस में होता है, मतलब सॉफ्ट टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करता है, ये इसका प्राइमरी साइट्स होता है। और ये जो अगर मेटास्टेसिस होता है तो ज़्यादातर ये जो ट्यूमर होता है, ये कैंसर होता है, ये आपके लंग, बोन्स या बोन मैरो में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इविंग सार्कोमा में है इसके रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, लाइक इसकी में यू शुड रिमेंबर कॉर्डमैन्स ट्राइंगल, मॉथ ईटन पैटर्न, अनियन पील अपीयरेंस, ये सारे जो है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं इविंग सार्कोमा में। तो अगर कॉर्डमैन ट्राइंगल पूछ रहा है तो इविंग सार्कोमा है, मॉथ ईटन पैटर्न पूछ रहा है तो इविंग सार्कोमा है, अनियन पील अपीयरेंसेस है एक्सरे में तो वो आपका इविंग सार्कोमा है, राइट। नेक्स्ट मल्टीपल मायलोमा। मल्टीपल मायलोमा क्या होता है, एक ये भी ट्यूमर है, कैंसर है, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर है। किसका न्यूप्लास्टिक है, किसका कैंसर है, ये प्लाज्मा सेल्स का। तो प्लाज्मा सेल्स जो ब्लड में होते हैं, बी सेल्स, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बी सेल्स का मेन काम होता है इम्यूनोग्लोबिन्स बनाना, एंटीबॉडीज़ बनाना होता है। तो जब बी सेल्स
एक्सेसिव ग्रो करने लग जाए बोन मैरो में, तो उसकी वजह से एक्सेसिव जो है इम्यूनोग्लोबिन्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है, और इस डिजीज़ को तब कहते हैं हम मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, तो जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें 1% जो है ये मल्टीपल माइलोमा होता है। और अगर जितने भी ब्लड के अगर हम कैंसर्स बात करें तो 10% जो है जितने भी हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज होती है उसमें आपको मल्टीपल माइलोमा देखने को मिलता है। और इसका जो एज ग्रुप है, नॉर्मली ये जो डायग्नोसिस होती है बहुत लेट एज ग्रुप में होती है, दैट इज़ 72 ईयर्स एल्डरलीज में ये डिजीज़ डायग्नोज होती है। इसके अलावा इसमें मल्टीपल माइलोमा अनदर थिंग इम्पॉर्टेंट जो है वो उसका एक्सरे फाइंडिंग है, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है, प्लेन रेडियोग्राफीज में भी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या मिलता है, पंच्ड आउट लीजन। तो पंच्ड आउट लीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंच्ड आउट लीजन जो होता है वो आपका मल्टीपल माइलोमा की फाइंडिंग में आता है। प्लस इसमें आपकी जो सारे फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स, साइन और सिम्टम्स जो आते हैं, डिजीज़ का इन्वॉल्वमेंट जो आता है उसको हम याद करते हैं क्रैब से। क्रैब मीन्स कैल्शियम इसमें हाई होता है, हाइपर कैल्शियमिया होता है, उसकी वजह से रीनल फेल्योर होता है, एनीमिया का डेवलपमेंट होता है, एंड बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें बोन में ऑस्टियोपीनिया और मल्टीपल लाइटिक बोनी लीजन्स मिलते हैं। सो अगर कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि मल्टीपल माइलोमा लिख दिया जाएगा और कोई डिजीज़ लिख दी जाएगी और आपको उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा मल्टीपल माइलोमा से रिलेटेड डिजीज़ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि मल्टीपल माइलोमा से रिलेटेड डिजीज़ की अगर हम बात करें तो क्रैब याद रखना है, कैल्शियम हाइपर, रीनल फेल्योर, एनीमिया, बोन में लाइटिक लीजन्स मिलना। सो इसके बेसिस पे अब हम इजीली ये आंसर कर सकते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा में हमने क्या पढ़ा, ये होता क्या है, मैलिग्नेंसी है, प्लाज्मा सेल्स की होती है, ज़्यादातर एल्डरलीज में डिटेक्ट होता है, तो इसका सही मैचिंग है 60 ईयर्स पे है। नेक्स्ट इविंग सार्कोमा हमने पढ़ा, ये 10 to 30 ईयर एज ग्रुप में होता है और मोस्टली ये टीन एज ग्रुप में हुआ। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें कॉर्डमैन ट्राइंगल इंपॉर्टेंट था, अनियन पील अपीयरेंस इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर जो है, ब्रेस्ट में हमेशा इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो भी सी और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। सो जो लास्ट में रह गया लेस देन 10 ईयर्स वो है आपका इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमा। सो इसमें अगर मैचिंग करें तो ए का आंसर सेकेंड, बी का थर्ड, सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट। सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ठीक है, तो इस तरह से हम रूल आउट करके भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, classic triad of congenital defect in congenital rubella syndrome are deafness, cardiac malformation and cataracts. Second statement is the rubella vaccine should be given to every प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। तो इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपका कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से रिलेटेड है कि पहला उसके ट्रायड क्या ये सही ट्रायड्स हैं, और दूसरा क्वेश्चन है इसकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड। सो लेट अस सी दिस कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। होता क्या है कि जब भी ये रूबेला का इन्फेक्शन अगर मदर को हुआ तो उसमें जब भी मदर को एक्यूट इन्फेक्शन होता है और ये रूबेला जो होता है वो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है इजली, और इसकी वजह से वो फीटस में जो इन्फेक्शन फॉर्म करता है, और इस वजह से जो भी इसको साइन और सिम्टम के सिंड्रोम्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और जितना अर्ली फीटस इन्फेक्टेड होगा, अर्ली ट्राइमेस्टर में, अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होगा, उतना सीरियस उसमें कॉम्प्लिकेशंस होगा। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं इसमें, मेनली इसमें कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ किस किस एरियाज़ में सीरियस कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, तो इसका ट्रायड आप याद रखो, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, आइज़ का इन्वॉल्वमेंट एंड ईयर का इन्वॉल्वमेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट है। हार्ट्स में पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस हो सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकती है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। आइज़ में कैटरैक्ट्स हो सकता है, जैसे ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में आइज़ में कैटरैक्ट दिख रहा है। ईयर में डेफनेस, और डेफनेस इसमें किस तरह का होगा, सेंसोन्यूरियल हियरिंग लॉस होगा इसमें। ठीक है, और इसके ये तो तीनों मिलेंगे ही मिलें अगर कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, बट इसके साथ साथ रैशेज में मिल सकते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लूबेरी मफिन रैश। ब्लूबेरी मफिन रैश, दिस मे प्रेजेंट और दे मे नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, राइट। तो ये सारे इसके
ट्रायड्स हैं और सिम्टम्स हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है रिगार्डिंग वैक्सीनेशंस। तो जो मदर को प्रिवेंटिव के लिए कि उसको रूबेला इन्फेक्शन ना हो, अगर उसको नहीं होगा तो बच्चे को नहीं होगा, उसके लिए जो इंजेक्शन लगता है उसको हम MMR, मीजल मम्स रूबेला का वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, तो अब वैक्सीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग ये क्या, ये एक लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन है, क्या है मतलब कि इसमें लाइव जो रूबेला के इन्फेक्शियस एजेंट है उसको बहुत मिनिमल क्वांटिटी में हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और बॉडी सेल्फली फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप कर देती है। लाइव वैक्सीन होते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से जो कभी भी प्रेगनेंसी में लाइव वैक्सीन हमेशा अवॉइड करना चाहिए और या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। कभी भी लाइव वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, और क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है इसलिए कभी भी हम इसको प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। तो प्रेगनेंसी में ये हमेशा अवॉइडेड होती है। ठीक है, तो लेकिन अगर देना है इसको अगर किसी को MMR का, तो पेशेंट शुड हु वॉज रूबेला नॉन इम्यून ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड रिसीव MMR वैक्सीन आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, मान लो उसको कोई रूबेला का इन्फेक्शन है लेकिन पहले कभी उसको इंजेक्शन नहीं दिया गया, वैक्सीन नहीं दी गई है, तो उसको वैक्सीन देना है तो डिलीवरी के बाद देंगे। और कभी भी वैक्सीन जो है प्रेगनेंसी के समय नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी समय ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। सेकेंड और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि मान लो पेशेंट को अगर हमने MMR का वैक्सीनेशन किया भी, तो पेशेंट को हम ये एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि एटलीस्ट 1 मंथ तक वो कंसेप्शन ना हो, प्रेगनेंसी उसको नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो ना तो हम प्रेगनेंसी के टाइम देते हैं, ना इंजेक्शन देने के 1 महीने तक प्रेग्नेंट होने की उसको सलाह देते हैं। तो 1 महीने तक भी जो है उसको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। राइट, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स में ईयर का इन्वॉल्वमेंट करेक्ट है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट एंड आइज का इन्वॉल्वमेंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, रूबेला वैक्सीन शुड बी गिवन टू एवरी प्रेग्नेंट। सो नाउ यू नो दैट कि प्रेगनेंसी में कभी भी रूबेला का वैक्सीन नहीं देना चाहिए क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। सो द करेक्ट इसमें सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज पोस्टुलेटेड फॉर प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया के लिए इसमें से कौन सी थ्योरी दी गई है? फर्स्ट इज इम्प्लांटेशन थ्योरी, और सिलोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी, मेटास्टैटिक थ्योरी एंड ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ठीक है, ये कुछ थ्योरीज हैं। ये ज़्यादातर जो जितने भी इसमें आपको थ्योरीज दिख रही हैं 2 डिजीज से रिलेटेड होती हैं ज़्यादातर थ्योरीज जो आपको इसमें मिल रही हैं। एक प्लेसेंटा प्रेविया में आती हैं और बाकी जो थ्योरीज दिख रही हैं वो आपकी एंडोमेट्रियोसिस में आती हैं। सो लेट अस रिवाइज दीज 4 टॉपिक्स। तो प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है कि जब प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे डेवलप होने लगा है। आइडियली कहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप होता है? फंडस पे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फंडस पे प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है। बट कुछ वजहों से अगर वहाँ पे ना इम्प्लांट होके वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे अगर इम्प्लांट होने लग जाता है तो उसको हम प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए थ्योरीज दी गई है कि क्या रीज़न है कि वो फंडस पे ना डेवलप होके लोअर सेगमेंट में होने लगा। तो उसमें जो थ्योरीज दी गई उसमें एक थ्योरी दी गई है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग जो फर्टिलाइज ओवा है वो यहाँ से ड्रॉप कर गया, नीचे आ गया, नीचे वहाँ पे डेवलप हो गया, इस वजह से प्लेसेंटा लोअर एंड पे आपका डेवलपमेंट होने लगा। नेक्स्ट है परसिस्टेंट कोरियोनिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पूरी जगह यहाँ पे कोरियोनिक एक्टिविटी बहुत परसिस्टेंट होती है, अदरवाइज जहाँ पे भी इम्प्लांट होता है वहाँ पे धीरे धीरे बाकी एंड पे जो कोरियोनिक एक्टिविटी कम हो जाती है। बट अगर वहाँ सब जगह पे परसिस्टेंटली कोरियोनिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है तो जो फर्टिलाइज ओवा है वो लोअर एंड पे आके सेटल हो जाता है। या फिर नेक्स्ट थ्योरी क्या दी गई है, इसकी एटियोलॉजी जो दी गई है वो डिफेक्टिव डेसिडुआ, मतलब कि यहाँ का जो एंडोमेट्रियम है या डेसिडुआ जिसे कहेंगे वो अगर अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव है, तो जो फर्टिलाइज हुआ है वहाँ ग्रो ना करके वो लोअर एंड पे ग्रो करने लगता है। या फिर बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा इतना बड़ा है उसका सरफेस एरिया है कि उसका कुछ पार्ट लोअर एंड पे आने लग जा रहा है। तो ये सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स दिए गए हैं या एजम्पशंस दिए गए हैं कि दे आर द रीजंस फॉर डेवलपिंग प्लेसेंटा ऑन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें भी कितना लोअर एंड पे है इसके बेसिस पे इसको
टाइप स्टेज 1 और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में तब कहते हैं जब लोअर एंड पे है बट ऑस से काफ़ी दूर पे है, दैट इज़ द मार्जिनल कहते हैं। सेकेंड स्टेज कहते हैं लोअर एंड पे है बट जो ऑस है उसके एकदम साइड में है, लेटरल है, तो उसको हम लेटरल कहते हैं। थर्ड स्टेज में एकदम ऑस को कवर कर रहा है, वो मतलब बीच में है, सेंट्रल है, बट जब ऑस डायलेट हो रहा है तो वो साइड हो जा रहा है, तो उसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं। और फोर्थ स्टेज एकदम टोटली सेंट्रल है और सर्विक्स जब फुल्ली डायलेट हो रही है तो भी पूरे ऑस फुल्ली अगर डायलेट हो जाए तो भी ये पूरे ऑस को, ओपनिंग को ये कवर किया हुआ है, तो इस स्टेज को हम फोर्थ स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसके रिलेटेड वो है एंडोमेट्रियोसिस ऑन द बेसिस ऑफ थियोरी के बेसिस पे। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जब एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जो होते हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ एंड यूट्रस में एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाए और वहाँ पे जो है एवरी साइकिल जो है हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उससे एंडोमेट्रियल में चेंजेस हो और वहाँ पे ब्लीडिंग हो, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ का वो आउटसाइड एंडोमेट्रियम हो सकता है, वो मायोमेट्रियम में हो सकता है, वो सर्विक्स में हो सकता है, वो ओवरी में हो सकता है, लिगामेंट्स में होता है, पेरिटोनियम में कहीं भी हो सकता है, तो इसकी बेसिस पे एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो सकती है। बट आउट ऑफ एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर कैसे पहुंचा, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, ठीक है, कैसे यूट्रस से बाहर निकल के एंडोमेट्रियल टिश्यूज ओवरी में पहुंच गया, कैसे वो आपका लिगामेंट में चला गया, ठीक है, कैसे वो आपके नोज़ में आ गया, कैसे रेक्टम में आ गया, तो ये सारी रीजंस को पोस्टुलेट करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। तो उसमें जो पहली थ्योरी है वो है रिगर्जिटेशन थ्योरी, सबसे ज़्यादा फेवर यही किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होता है। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन मतलब कि ओवरी जो भी ब्लड है, ठीक है, जो भी मेंस्ट्रुएशन होता है तो ब्लीडिंग होती है और थ्रू सर्विक्स और थ्रू वजाइना आउट होता है। लेकिन कभी कभी ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो ब्लीडिंग होती है वो रेट्रोग्रेड मीन्स बैकवर्ड फ्लो होते हुए थ्रू द ट्यूबल एंड जो होती है वो पेरिटोनियम में, पेरिटोनियल स्पेस में आ जाती है और वहाँ से फिर नियर बाय ओवरी पे चली गई, लिगामेंट में चला गया और वहाँ जाके वो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जो होती है वो ग्रो करने लगी और वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो गया, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से वहाँ इम्प्लांटेशन हो गया और उसकी वजह से वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो गई। तो ये जो मोस्ट फेवर थ्योरी है ये रिगर्जिटेशन थ्योरी कहलाती है और ये दिया है सैमसन ने दिया है, सैमसन की थ्योरी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि किसी डिस्टेंट ऑर्गन पे, डिस्टेंट जगहों पे, डिस्टेंट साइट्स पे एंडोमेट्रियम थ्रू ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फेटिक्स पहुंच जाता है, ठीक है, कि एंडोमेट्रियल टिश्यूज ब्लड में किसी तरह से पहुंच गया और वहाँ से लिम्फेटिक्स में पहुंच गया और उससे पूरी बॉडी में किसी भी डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट साइट पे पहुंच गया। तो ये जो मेटास्टेटिक थ्योरीज होती है वो हेल्बन थ्योरी कहलाती है, हेल्बन ने दी थी इसको। नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है, मेटाप्लास्टिक थ्योरी। मेटाप्लास्टिक थ्योरी मतलब मेटाप्लाजिया हो रहा है कि एक टाइप का सेल दूसरे टाइप सेल में बदल जा रहा है, मेटाप्लेजिया हो जा रहा है। जैसे कि मीजोथीलियम ऑफ द पेल्विस एंड एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन में या पेल्विस में जो भी उसकी एपिथेलियल लाइनिंग है, मीजोथीलियल लाइनिंग है, उसमें चेंजेस हो जा रही है और वो मेटाप्लासिया मीन्स चेंज होके एंडोमेट्रियल टाइप की टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जा रहा है और उसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है हार्मोन्स के और उसकी वजह से वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो रही है। ये जो मेटाप्लास्टिक थ्योरी है उस वो दी थी मेयर आइवन हॉफ ने थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम और प्रोजेनेटर सेल थ्योरीज ने कहा था कि बोन मैरो में कोई स्टेम सेल्स उसके थे और वो ब्लड के थ्रू किसी जगह पहुंच गए और वो फिर वापस वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होकर एंडोमेट्रियम बना दिए। तो ये सारी थ्योरीज दी गई है एंडोमेट्रियोसिस के लिए। तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है, रिगर्जिटेशन थ्योरी या इम्प्लांटेशन थ्योरी, मेटास्टैटिक थ्योरी, मेटाप्लास्टिक थ्योरी, तो ये सारी चीज़ें एंडोमेट्रियोसिस से। नाउ यू विल इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज पोस्टुलेटेड फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में लोअर एंड पे प्लेसेंटा है और लोअर एंड पे प्लेसेंटा डेवलप क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवा नीचे की ओर ड्रॉप हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। बाकी इम्प्लांटेशन थ्योरी, मेटास्टैटिक, मेटाप्लास्टिक थ्योरी, ये सारी आपकी एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी विच कंटिन्यूज फॉर मोर देन डैश डेज, ठीक है। कब हम प्रेगनेंसी को पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहेंगे, तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब ओवर प्रेगनेंसी हो जाए, ओवर डेट जो है ओवर ड्यू हो जाए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए नॉर्मल कितनी होती है। तो एवरेज नॉर्मल जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है वो
40 वीक्स हम मानते हैं, ठीक है। वीक्स में हम प्रेगनेंसी कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर ले तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो उसकी बेसिस पे 7 4 28, तो 280 डेज हो गई प्रेगनेंसी। तो एवरेज जो होती है, जो टर्म प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं, वो होता है 40 वीक्स। तो फुल टर्म और टर्म प्रेगनेंसी जो होती है वो 40 वीक्स पे हम मानते हैं। मतलब कि जब भी प्रेगनेंसी होगी तो हम एटलीस्ट 40 वीक्स तक वेट करेंगे, और उसके बाद ही हम उसको डिलीवर कराने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो भी हम कोशिश करेंगे उसको 40 वीक तक ले आएँ, और उसके बाद ही हम उसको डिलीवर कराएं। तो 40 वीक्स हमारा नॉर्मल जो है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। और जब भी इससे 2 वीक्स अबव की प्रेगनेंसी हो जा रही है, ठीक है, 2 वीक्स या उससे ज़्यादा की अगर प्रेगनेंसी में टाइम लग रहा है, डिलीवरी में टाइम लग रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी और पोस्ट टर्म, टर्म के बाद डिलेड हो रहा है काफ़ी। तो 2 वीक्स अगर अबव हो जाता है तो उसको हम पोस्ट टर्म या प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी कहते हैं। तो नॉर्मल हमारा क्या था, 280 डेज था हमारा टर्म प्रेगनेंसी, और पोस्ट टर्म में क्या है, 2 वीक्स एक्स्ट्रा हो जाए, 2 वीक्स मीन्स 14 डेज, तो ये हो जाएगा 294 डेज। तो अगर हम डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 294 डेज अगर है तो ये आपका पोस्ट टर्म है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 42 वीक्स के अबव प्रेगनेंसी है तो हम इसको एक्सीड हो जाए 2 वीक्स से तो उसको हम कहते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। तो टर्म प्रेगनेंसी 40 वीक्स और 42 वीक्स के अबव हो गया पोस्ट टर्म, और 40 से 41 हुआ तो लेट कहेंगे उसको, ठीक है। ऐसे ही 37 वीक्स के अबव हुआ तो उसको हम प्री टर्म कहते हैं, और 37 से 40 के बीच में अगर है, 38 के बीच में है तो उसको हम अर्ली टर्म कहेंगे, ठीक। तो इससे इस बार जैसे क्वेश्चन आपका पोस्ट टर्म से आया है, आपका प्री टर्म पूछ सकता है, ठीक है, फुल टर्म पूछ सकता है। तो यू शुड नो दैट नॉर्मल टर्म इज, टर्म ड्यूरेशन जो प्रेगनेंसी का है 40 वीक्स, 37 वीक्स से कम है तो प्री टर्म, 42 वीक्स के अबव है तो वो आपका पोस्ट टर्म। सो इसके अकॉर्डिंगली पोस्ट टर्म में 280 प्लस 2 वीक्स 14, 294। सो करेक्ट आंसर इज 294. Next question in many of the developing countries, the most common cause of death among women of reproductive age is pulmonary tuberculosis, accidents, puerperal mortality और AIDS। तो इसमें क्या पूछ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक इंडिया, कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मीन्स मोस्टली जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्या रीज़न हो सकती है डेथ की, ठीक है। तो टीबी इज़ नॉट कॉज, एक्सीडेंट मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है, एड्स जितना कॉमन कॉज नहीं है, मोस्ट कॉमन कॉज है कि पर्परल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में वुमेन्स की डेथ होती है, ठीक है। उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से या होम में डिलीवरी होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में डेथ होने का कॉज आपका मैटरनल और पर्पेरल मोर्टेलिटी इज द मेन कॉज। So the next question is, which of the following diameters of fetal skull does not measure 9.5 centimeter? So these are the various diameters, that is occipitofrontal, submentobrachmatic, suboccipitobrachmatic, biparietal diameter. Let us revise various diameters and then we will come to this question. Now जब भी हम fetal diameters पढ़ते हैं, इसका 2 diameters पढ़ते हैं, एक ट्रांसवर्स डायमीटर, कौन कौन से हमारे पास, ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स मतलब जो फीटल स्कल है वो ट्रांसवर्सली उसकी क्या क्या डायमीटर है। नेक्स्ट है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर्स मीन्स फ्रंट से बैक तक का डायमीटर्स। तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर्स में 2 ही डायमीटर्स आते हैं, ठीक है। तो ये एक तो जो पैराइटल बोन्स के बीच में जितनी दूरी है दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में, इसको हम कहते हैं बाई पैराइटल डायमीटर, दैट इज 9.5, ठीक है। और दोनों टेम्पल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा बाई टेम्पोरल डायमीटर है, ठीक है। इस पिक्चर से शो हो रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इजीली रिमेंबर 9.5 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाई पैराइटल डायमीटर 9.5 हो गया और ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया बाई टेम्पोरल डायमीटर। नेक्स्ट अब हम लर्न करेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में 2 चीज़ आप याद रखो। पहला कि ये जो फोंटेनेलिस है इसको हम ब्रैगमा कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर फोंटेनेलिस को हम ब्रैगमा कहते हैं। ब्रैगमा से मेंटम तक
मेम्टम मतलब चिन का ये है, मैंडिबल्स तक है, और मैग्मा से ये ऑक्सीपिट तक की ये जो दूरी है हमेशा, जब भी आप याद रखो, ये हमेशा सेम होती है, ठीक है। तो ब्रैगमा से मेंटम तक का, ब्रैगमा से ऑक्सीपिट तक की ये दोनों जो डायमीटर्स हैं वो सेम होती है, वो आपकी 9.5 सेंटीमीटर होती है। इस डायमीटर को कहते हैं सबमेंटो ब्रैगमेटिक, सबमेंटो ब्रैगमेटिक, ठीक है। ब्रैगमा और मेंटम, सबमेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 और ये सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों डायमीटर्स आपके 9.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में दो ऐसे डायमीटर्स हैं जो 9.5 सेंटीमीटर, और वो दोनों ब्रैगमा से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सब मेंटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ये दोनों ये आपके 9.5 से स्टार्ट हो रहे हैं। देन आपका एक सबसे मैक्सिमम डायमीटर कौन सा होगा एंटीरियर पोस्टीरियर का, ठीक है। ट्रांसवर्स का मैक्सिमम डायमीटर कौन सा होगा, 9.5 आपका बाइपेरेटल डायमीटर। ऐसे ही अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देख रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर कौन सा होगा, अगर हम यहाँ मेंटम से लेके यहाँ वर्टिकल तक ये देखते हैं तो ये जो डायमीटर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं मेंटो वर्टिकल डायमीटर, दैट इज़ द 13.5 सेंटीमीटर। 13.5 मेंटो वर्टिकल डायमीटर इज 13.5 सेंटीमीटर। तो अभी जो क्वेश्चन तो 9.5 सेंटीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो सबसे ज़्यादा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा है, दैट इज़ द मेंटो वर्टिकल, और वो कितना है 13.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फ्रंट से बैक तक दैट इज ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल आपका 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ब्रैगमा से दो है, ब्रैगमा से ऑक्सीपिट तक, ब्रैगमा से मेंटम तक, और ये दोनों ही सेम है 9.5 सेंटीमीटर। तो सब मेंटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम जो डायमीटर है 13.5 सेंटीमीटर, वो मेंटो वर्टिकल है, फ्रंट से बैक तक ऑक्सीपिटो फ्रंटल आपका 12 सेंटीमीटर होता है, और इससे भी कम आपका सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर होता है। सो ये अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स में देखें तो ब्रैगमा से दो पार्ट होते हैं, सब मेंटो ब्रैगमेटिक और सब ऑक्सीटो ब्रैगमेटिक, ये दोनों आपके 9.5 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम डायमीटर आपका मेंटो वर्टिकल है, इसी को हम सुप्रा ऑप्टिक मेंटल डायमीटर भी कहते हैं, ये आपका मैक्सिमम है। और फ्रंट से बैक होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये होता है। और ट्रांसवर्स डायमीटर हमने पढ़ा बाईपैरेटल 9.5 एंड बाईटेम्पोरल आपका 8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे 9.5 सेंटीमीटर कौन सा डायमीटर जो 9.5 सेंटीमीटर नहीं है। तो अगर हम पहले ट्रांसवर्स डायमीटर देख लें, इसमें से ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा है, बाईपैरेटल डायमीटर, और जो बाईपैरेटल डायमीटर ट्रांसफर डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर है, करेक्ट। और अभी हमने पढ़ा एंटीरियर पोस्टीरियर में दो ऐसे डायमीटर्स हैं जो 9.5 है, दोनों ही ब्रैगमा से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 है, सब मेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 है। तो इसका मतलब ये तीनों आपका 9.5 है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल ही जो ऐसा एक डायमीटर है जो 9.5 नहीं है, तो वो आपका कितना था, आई थिंक 10 था, 11 था, ठीक है। 10, 11, 12 इसके बेसिस पे है, तो 10, 11 के बीच में आपका ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, ये आपका क्या नहीं है, जो 9.5 नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीपिटो फ्रंटल। बाकी ये तीनों दोनों ब्रैगमेटिक बाईपैरेटल 9.5 सेंटीमीटर के हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सजेस्टेड फॉर ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है ओवुलेशन के लिए टेस्ट करने के लिए, किसी की पीरियड बहुत डिलेड है, ठीक है। नॉर्मली मान लो 28 डेज़ की साइकिल है और उसकी जो है बहुत डिलेड हो रही है, और हमें पता करना है कि उसको ओवुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ओवुलेशन होना ना होने का इंपॉर्टेंस कब आती है, जब हमें फर्टिलिटी देखनी होती है, ठीक है, हमें प्रेगनेंसी करानी है, और अगर प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि ओवुलेशन हो, तभी ओवा रिलीज़ होगा, तभी स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, तभी प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें टेस्ट कराना पड़ता है कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओवुलेशन टेस्टिंग का हमें सजेशन कब हुआ, जब हमें फर्टिलिटी के लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, तब हम उसको टेस्टिंग करा रहे हैं। नेक्स्ट, जब भी टेस्ट हम करते हैं तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं, ठीक है, दो चीज़ ही मेनली हमें क्या देखना होता है कि जब ओवुलेशन, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो जो फॉलिकल्स के अंदर
ओवा होता है, रिलीज़ होता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है हॉर्मोन्स पे पड़ता है। ठीक है, तो ओवुलेशन के पहले, बिफोर ओवुलेशन, जो हॉर्मोन्स होता है वो आपका ईस्ट्रोजन होता है, और आफ्टर ओवुलेशन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है। ठीक है, और ईस्ट्रोजन का इफेक्ट किस पे आता है? एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन होता है, तो प्रोलिफरेटिव फेज होती है एंडोमेट्रियम में, और प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट की वजह से एंडोमेट्रियम में सिक्रेटरी फेज होती है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब हम ओवुलेशन का जब टेस्ट कराएंगे तो हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, तो ओवुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम टेस्ट कराते हैं ओवुलेशन का, तो हमें क्या देखना पड़ता है? अगर एंडोमेट्रियम हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो प्रोलिफरेटिव फेज में है कि वो सिक्रेटरी फेज में है। ठीक है, अगर ओवुलेशन हुआ है तो उसमें सिक्रेटरी फेज दिखेगा, अगर ओवुलेशन नहीं हुआ है तो उसमें प्रोलिफरेटरी फेज दिखेगा। ठीक है, अगर हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का कोई भी टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेटिव फेज में है कि एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी फेज में। अगर सिक्रेटरी फेज में है तो ओवुलेशन हो गया है, और अगर अभी स्टिल प्रोलिफरेटिव फेज में है तो इसका मतलब ओवुलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओवुलेशन का इफेक्ट आपका एंडोमेट्रियम पे आया। इसके अलावा जो हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट्स होते हैं वो वेजाइना पे भी इफेक्ट करते हैं, वो आपके सर्विक्स पे भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों जगहों पे जब सर्विक्स में जो है जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो हॉर्मोन्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तब तक जो उसके सारे सिक्रीशन थिन होते हैं, और जब प्रोजेस्टेरॉन ओवुलेशन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगा, तो सारे सिक्रीशन इसके थिक हो जाते हैं। इसलिए हम अगर सर्विक्स का कोई टेस्ट करेंगे तो हम उसके डिस्चार्ज को देखेंगे कि वो थिन है कि थिक है। अगर वो थिक है तो ओवुलेशन हो गया है, और अगर थिन है स्टिल तो इसका मतलब ओवुलेशन नहीं हुआ है। इसी तरह वेजाइना में भी जो है हार्मोन से रिलेटेड चेंजेस मिलते हैं सेल्स में। वेजाइना की एपिथेलियल लाइनिंग्स में एस्ट्रोजन है तो एपिथेलियल लाइनिंग में अलग चेंजेस मिलेंगे, और प्रोजेस्टेरॉन है तो अलग चेंजेस मिलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जब हम टेस्ट कराते हैं तो हम ओवुलेशन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो हमारा माइंडसेट ये हो गया कि अगर हम ओवुलेशन से रिलेटेड टेस्ट करा रहे हैं तो या तो हम एंडोमेट्रियम को देखें, या हम वेजाइना की सिक्रीशंस को देखें, या फिर सर्वाइकल्स के सिक्रीशंस को देखें, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है, विच इज़ नॉट सजेस्टेड फॉर ओवुलेशन, मतलब एंडोमेट्रियल बायोप्सी, स्पिन बर्केट, कैरियोपिक्नोटिक, सर्वाइकल बायोप्सी, ये सारी चीज़ें होती क्या है, थोड़ा इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर इसको आंसर करते हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ ओवुलेशन के लिए कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्ट में हम जैसे हिस्ट्री पूछ लिया तो उससे पता चल जाएगा कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे बेसल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट देखते हैं, सर्वाइकस म्यूकस की टेस्ट देते हैं, वजाइना की सेटोलॉजी देखते हैं। फिर हम हार्मोन टेस्ट करा के देखते हैं ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन कितना है, एलएच कितना है, एस्ट्रोजन कितना है, यूरिन में एलएच दे सकते हैं। फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करा सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड से डायरेक्ट देख सकते हैं कि ओवरी में ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इनडायरेक्ट वैसे मेथड्स होता है, और एक डायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट इन्वेट करके आप अंदर एंडोस्कोप ही डाल के पूरा ओवरी के लेवल पे जाके देख लो कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। और दूसरा कंक्लूसिव, अगर किसी को प्रेगनेंसी हुई है तो ऑब्वियसली ओवुलेशन हुआ है उसको। तो अब ये सारे टेस्ट में जो जैसे सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट में दो टेस्ट करते हैं हम, एक फर्न टेस्ट करते हैं, स्पिन बर्केट टेस्ट करते हैं। फर्न टेस्ट में क्या होता है कि जब हम सर्विक्स का जो म्यूकस होता है, सिक्रीशंस होता है, जब उसको हम स्लाइड में डाल के, ग्लास स्लाइड पे डाल के देखते हैं, तो अगर वो एस्ट्रोजन के फेज में है, मतलब स्टार्टिंग के एस्ट्रोजन के फेज में, एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट साइकिल है, तो जो है आपकी जो सिक्रीशंस जो है, म्यूकस जो है, उसको जब आप स्लाइड बना के देखोगे तो ऐसे इस तरह से दिखेगा सिक्रीशंस। उसको कहते हैं फर्न अपीयरेंस। फर्न जैसे फर्न प्लांट होता है, फर्न इस तरह से, तो इस तरह से वो आपका फर्न की तरह दिखेगा। ठीक है, और अगर ओवुलेशन हो जाएगा, तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन जब आने लग जाएगा, तब ये जो है फर्न लाइक अपीयरेंस डिसअपियर हो जाता है, तब ऐसे फर्न लाइन अपीयरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हमने सर्वाइकल म्यूकस की स्टडी की और अगर टेस्ट करके देख रहे हैं उसमें फर्न की अपीयरेंस नहीं मिल रही है, इसका मतलब ओवुलेशन हुआ है, और फर्न के मिल रही है अपीयरेंस तो ओवुलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है स्पिन बर्केट टेस्ट। स्पिन बर्केट टेस्ट में क्या होता है कि हम जो भी सिक्रीशंस है उसको हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है तो बहुत ही थिन सिक्रीशन होता है, इसमें काफ़ी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, और
सेकेंड हाफ साइकिल में जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो वो थिकन हो जाता है, तो उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इसी नॉलेज की बेसिस पे हम ये टेस्ट करते हैं कि जब हम म्यूकस जो भी सर्वाइकल सिक्रीशन है उसके म्यूकस को ऐसे हम करके स्टैंड करके देखते हैं कि कितना वो टॉलरेट कर पाता है। ठीक है, अगर स्ट्रेचिंग करने पे तुरंत ब्रेक हो जा रहा है इसका मतलब वो थिक है, और इसका मतलब वो आपका प्रोलिफरेटिव फेज में ओवुलेशन हो चुका है। और अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो इसका मतलब, अगर वो स्टैंड कर रहा है तो इसका मतलब वो आपका एस्ट्रोजेनिक फेज में है। ठीक है, और वेजाइनल साइटोलॉजी, वेजाइनल के जो भी सेल्स है उसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो उसको जो टेस्ट को कहते हैं, हम कहते हैं कैरियोपिक्नोटिक इंडेक्स, KI इंडेक्स कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की वेजाइनल की जो सेल्स होती हैं, पिक्नोटिक सेल्स होती हैं, अदर सेल्स होती हैं, उसमें कौन सी सेल कितना प्रीडोमिनेट कर रही है उसके बेसिस पे हम ये टेस्ट देखते हैं। ठीक है, और जब भी एस्ट्रोजन का फेज होगा, ज़्यादा एस्ट्रोजन जब तक बॉडी में होगा तब KI का इंडेक्स बहुत हाई होगा। ठीक है, और ओवुलेशन के टाइम भी इसका वैल्यू बहुत हाई हो जाता है, और जब ओवुलेशन हो जाता है तब इसके बाद इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब अभी ओवुलेशन नहीं हुआ है, और अगर इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है, कम हो गई है, तो इसका मतलब ओवुलेशन हो गया हो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा टेस्ट हम ओवुलेशन के लिए नहीं सजेस्ट करते हैं। बायोप्सी कराते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, उससे हम देख पाएंगे कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो प्रोलिफरेटिव फेज में है कि वो आपकी सिक्रेटरी फेज में है। ठीक है, प्रोलिफरेटरी फेज में है तो इसका मतलब एस्ट्रोजेनिक फेज है, ओवुलेशन नहीं हुआ है। सिक्रेटरी फेज है, इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन है, और इसका मतलब ओवुलेशन हो चुका है। ठीक है, स्पिनबर्ग के टेस्ट अभी बताया कि सर्वाइकल जो डिस्चार्ज है वो कितना विथस्टैंड करता है स्ट्रेचिंग को, वो देखते हैं। फिर जो भी वेजाइनल एपिथेलियम की लाइनिंग है उसमें कैरियोपिक्नोटिक सेल्स का इंडेक्स देखते हैं, ये भी हम कराते हैं। सर्वाइकल बायोप्सी हम नहीं कराते हैं। ठीक है, तो ओवुलेशन के लिए सर्वाइकल बायोप्सी का कोई रोल नहीं है। सर्वाइकल बायोप्सी हम किस केसेस में कराते हैं, जहाँ पे हमें मैलिग्नेंसी की सस्पिशन होता है, वहाँ हम बायोप्सी कराते हैं। कोई ग्रोथ है, कोई डिस्चार्ज है, कोई मैलिग्नेंट की हिस्ट्री है, तो वहाँ पे सर्वाइकल CA अगर आपको लग रहा है, या फिर स्क्रीनिंग करा रहे हो, या आपकी पैप्समियर कराया, पैप्समियर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और उसमें आपको कोई एबनॉर्मलिटी लग रही है, तब आप सर्वाइकल बायोप्सी कराते हो कंफर्म करने के लिए मैलिग्नेंसी को। ठीक है, नेक्स्ट, फर्न ट्री पैटर्न इज प्रेजेंट इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ यू कैन इजीली से कि फर्न पैटर्न अगर मिल रहा है तो वो एस्ट्रोजेनिक फेज है। एस्ट्रोजन जब निकलता है तो उस समय कौन सा फेज होता है, उस समय फॉलिकल्स ग्रो कर रही होती है, दैट इज द फॉलिकुलर फेज होता है। ठीक है, अगर फॉलिकुलर फेज है तो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, फॉलिकल ग्रो करेगी, एस्ट्रोजन रिलीज होगा। एस्ट्रोजन की वजह से जो सर्वाइकल सिक्रीशन है उसमें आपका फर्न का पैटर्न मिलेगा। ठीक, सिक्रेटरी फेज आ गई तो इसका मतलब ओवुलेशन हो गया, वहाँ पे अब प्रोजेस्टेरॉन है तो फर्न का अपीयरेंस नहीं होगा। ओवुलेटरी फेज है, ओवुलेशन हो गया तो भी आपका प्रोजेस्टेरॉन आ गया, वहाँ पे आपका फर्न पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, रीजनरेटिव फेज, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में रीजनरेशन हो रहा है, इसका मतलब कि आपका हॉर्मोन्स जस्ट विड्रॉ हुआ है और जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो भी बहुत लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है, तो भी वहाँ पे अभी आपका फर्न टेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन प्रेगनेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। प्रेगनेंसी में जो भी साइन और सिम्टम आते हैं उसको हम ऑर्डर वाइज करेंगे, जैसे क्विकनिंग, पामर साइन, हेगर साइन, लाइटनिंग साइन। ठीक है, तो उसको अगर हम एक चार्ट में देखें तो प्रेगनेंसी सबसे पहले जो फर्स्ट साइन आता है उसको हम कहते हैं गुडेल साइन। गुडेल साइन में बहुत सॉफ्टनेस हो जाती है जो आपकी 5 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में मिलने लगती है। फिर ओशिएंडर, चैडविक साइंस ये 6 to 8 वीक्स में मिलते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्कलरेशन होता है, क्योंकि जेनाइटल्स में ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो इसमें पर्पलिश ह्यू आपको वेजाइना सर्विक्स दिखने लगती है, उसको हम ओशिएंडर, चैडविक, जैकमिया साइंस कहते हैं। फिर देन पिस्चैक साइन, पामर साइन 4 to 8 वीक्स में आता है, हेगर साइन 6 to 10 वीक्स में आता है। देन ब्रैक्सन हिप कॉन्ट्रैक्शन 16 to 18 वीक्स में आता है। क्विकनिंग में जब फर्स्ट उसको फीटस का मूवमेंट फील होता है मदर को, उसको हम क्विकनिंग कहते हैं, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर की फाइंडिंग्स है, जो 16 to 18 वीक्स में होता है मल्टीपैरा में, 18 to 20 वीक्स में प्राइमरी में होता है। बेलॉटमेंट 16 to 28 वीक्स। एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या है, जब फीटस जो है, बेबी जो है वो पेल्विक में नीचे डिसेंट होने लगता है तो
लाइटनिंग फीलिंग होती है उसको हम लाइटनिंग कहते हैं। ये आपका 3rd ट्राइमेस्टर की है फीलिंग है, ठीक है। क्विकनिंग आपका 2nd ट्राइमेस्टर की है। बाकी जितने ये साइंस हैं ये सब आपके 1st ट्राइमेस्टर के साइन और सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे पहले पामर साइन आता है, देन हेगर साइन, देन क्विकनिंग एंड देन लाइटनिंग। सो पहले पामर साइन, देन हेगर साइन, देन क्विकनिंग एंड देन लाइटनिंग। तो इसके बेसिस पे ए का हाँ, तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया? सबसे पहले पामर साइन बी, देन हेगर साइन सी, देन क्विकनिंग एंड देन लाइटनिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी सी ए डी, ये ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिस्टम्स होते हैं। Next question is given below are two statements. Statement 1 is delayed puberty is said to be delayed when breast tissue and pubic hair have not appeared by 12-year age. और puberty is said to be delayed when menarche appears as late as 16 years से। तो ये दोनों ही क्वेश्चन delayed puberties की definitions पे है कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि delayed puberty हम तब कहेंगे जब breast tissue और pubic hair 12 years तक भी appear नहीं हो रहे हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है कि मेनार्क जो है 16 ईयर तक भी नहीं आ रहा है। तो इस दोनों में से क्या चीज़ करेक्ट है? सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि नॉर्मल जो प्यूबर्टी की जो एज ग्रुप होती है दैट इज़ 8 to 12 ईयर्स होती है नॉर्मल एज ग्रुप। और इस प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है जिसको थिलार कहते हैं, फिर प्यूबिक हेयर्स डेवलप होती है, प्यूबार्ज कहते हैं, एंड देन मेनार्क कहते हैं। मेंसेस अपीयर होने लगता है फर्स्ट मेंसेस को। तो ये आपका नॉर्मल प्यूबर्टी होती है और इसकी एज ग्रुप 8 to 12 ईयर्स होती है। अगर जब भी ये सारे जो चेंजेस हैं प्यूबर्टी के चेंजेस अगर बहुत अर्ली डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और जब यही सारे जो डेवलपमेंट है बहुत लेट हो रहे हैं तो उसको हम डीलेट कहेंगे, ठीक है। तो लेट कितना लेट और क्या लेट होगा कि उसको हम डीलेट प्यूबर्टी कहेंगे? तो जो भी हमारा डीलेट का जो क्राइटेरिया है 2 बेसिस पे होता है। तो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब हेयर ग्रोथ जो हो रही है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है। और दूसरा होता है कि मेंसेस का अपीयरेंस होना है। तो इन दोनों के लिए एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपकी एज फिक्स है कि अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक 8 से 12 ईयर्स में डेवलप हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बाय द एज ऑफ 13 ईयर्स नहीं डेवलप हो रहा है, मतलब ब्रेस्ट में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, प्यूबिक हेयर नहीं आ रहा है 13 ईयर एज तक, तो उसको हम डीलेट प्यूबर्टी कहेंगे, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड पार्ट को क्या है कि अगर मेनार्क नॉट अपीयर्ड बाय 15 ईयर एज तक, मतलब 15 ईयर एज तक भी उसको एक फर्स्ट मेंसेस नहीं आए तो उसको हम डीलेट कहेंगे। या फिर थिलार्क डेवलप होने के बाद भी 5 ईयर्स तक में उसको मेनार्क नहीं हुआ तो उसको हम मेंसेस नहीं आए तो उसको हम कहते हैं डीलेट। तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे एज क्या है? 13 ईयर तक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं डेवलप हुआ तो उसको हम डीलेट कहेंगे। मेनार्क 15 ईयर तक की एज में नहीं आया तो उसको हम डीलेट कहेंगे। और अर्ली कब कहेंगे? जब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लेस देन 8 ईयर्स में ही डेवलपमेंट होने लग जाए, मतलब 8 साल से कम एज में ही सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाए, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होने लग जाए तो उसको हम प्रिकॉशियस कहेंगे। और 10 ईयर्स से पहले ही उसको मेंसेस आना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम प्रिकॉशियस कहेंगे, ठीक है। तो जब भी हम डीलेट या प्रिकॉशियस की बात करते हैं, एक मेंसेस से रिलेटेड बात करते हैं, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की, और इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग एजेस डिसाइड की गई है। डीलेट में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अगर 13 ईयर तक नहीं आते हैं तो हम डीलेट कहेंगे, और मेनार्क 15 ईयर तक नहीं आते हैं, ठीक है। अर्ली में 8 ईयर तक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं आते हैं, 10 ईयर्स तक आपके मेंसेस नहीं आते, क्योंकि नॉर्मली जो आपके जब भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जब डेवलप होने लगते हैं उसके 2 साल बाद जो है मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए 13 हुआ तो उसके 15 तक आपको मेंसेस आ जाने चाहिए। ऐसे ही 8th में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ तो 10 ईयर्स में आपके मेंसेस आ जाने चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम अर्ली और डीलेट कहेंगे। तो इसके बेसिस पे कि अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जैसे ब्रेस्ट टिश्यू और प्यूबिक हेयर्स की बात करें तो वो एज ग्रुप क्या थी? 13 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? 12 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए
13 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें डिलेड कब कह रहा है, जब मीनार का आपके 16 ईयर तक नहीं आया, ठीक है, 15 के बाद आ रहा है, तो 15 के बाद 16 भी हो सकता है, 17 भी, 18 भी हो सकता है, तब तक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, given below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as region. First is assertion, androgenital syndrome is a cause for female pseudo hermaphroditism, and it is second reason is, and the reason is it is inherited at X-linked recessive gene which causes diminished response to androgen. ठीक है, before you just know which answer is correct, first we should know what is androgenital syndrome. थोड़ा सा androgenital syndrome पढ़ लेते हैं, then you can easily answer this question. So what is androgenital syndrome, which is also known as congenital adrenal hyperplasia. ठीक है, एंड्रोजन की वजह से जेनेटल्स में साइन और सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो उसको हम एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम कहते हैं। और इसकी वजह से जो एड्रीनल ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो रही है, उसको हम कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो ये बीमारी, ये डिजीज़ है क्या, किस चीज़ की बीमारी है, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इसमें हो क्यों रहा है सारी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर ऑफ कॉर्टिसोल सिंथेसिस। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें कि कॉर्टिसोल का बायोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी कॉर्टिसोल कम बन रहा है तो फीडबैक किसको जाएगा, ACTH को। तो ACTH ज़्यादा से ज़्यादा एड्रीनोकॉर्टिकल रीजन को, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपरप्लेजिया डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, सो कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर resulting from deficiency of one of the 5 enzymes required for the synthesis of cortisol in the adrenal cortex. ठीक है, तो पहली चीज़ ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेकेंड, इसमें क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल बनाने के लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें 5 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर उसमें से कोई भी एंजाइम अगर डेफिशिएंट है तो उससे क्या होगा, कॉर्टिसोल नहीं बनेगा और उसकी वजह से कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कॉर्टिसोल डिफिशिएंसी, और जब भी कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी ACTH एक्सेसिव सीक्रेट होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया और एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जब भी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ACTH रिलीज करेगी, ACTH फिर एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और एड्रीनल ग्लैंड कोलेस्ट्रॉल से आपके हार्मोन्स बनाएगा। ठीक है, और एड्रीनल ग्लैंड कोलेस्ट्रॉल के कन्वर्जन से, फर्दर कन्वर्जन से 17 हाइड्रोक्सिल प्रोजेस्टेरॉन बनता है और उसके कन्वर्जन से एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, जो तीनों हार्मोन्स आपके एड्रीनल ग्लैंड है वो आपके फॉर्म करता है। ठीक है, और 17 हाइड्रोक्सिल प्रोजेस्टेरॉन को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने के लिए और इसी को एल्डोस्टेरॉन कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसमें बहुत सारे एंजाइम, जैसे ये सारे एंजाइम की लिस्ट है, ये सारी होती है, बट मेजरली जो एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ डेवलप होता है वो आपका 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम या फिर 11 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो ये जो है एंजाइम, ये अगर डेफिशिएंट है इनबॉर्न, मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये एंजाइम डेफिशिएंट है फीटस के अंदर, नॉर्मली ये प्रॉब्लम क्या होगी, फीटस में अगर ये एंजाइम नहीं है तो क्या डेवलप होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ना कॉर्टिसोल बनेगा ना एल्डोस्टेरॉन बनेगा। ठीक है, और जब भी कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी तो ये स्टिमुलेट किसको करेगा, फर्दर जो है ये कम हो रहा है तो ये स्टिमुलेट करेगा ACTH को, ACTH फिर एड्रीनल ग्लैंड को करेगा, सबको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, बट क्योंकि इसके आगे एंजाइम्स नहीं है तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में ये लेवल आपका इंक्रीज कर जाएगा और जितना भी ये है वो सब एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एंड्रोजन के कन्वर्जन के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट ये नहीं होती है। सो इससे क्या होगा कि जब भी कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हुई, ACTH बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ गया, ये सारे इसके जो मेटाबोलाइट्स है वो बढ़ गए और एंड्रोजन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। ठीक है, और इस एंड्रोजन के इंक्रीज से हुआ क्या, अगर फीटस मेल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मेल है, मेल में एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन बनेगा, उससे मेल का ही डेवलपमेंट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये फीटस फीमेल है
ठीक है। फीमेल है तो एक्सेसिव एंड्रोजन से क्या होगा कि जितने भी फीमेल जेनाइटेलियाज हैं वो एक्सेसिव ग्रो करने लग जाते हैं, स्पेशली क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इनलार्जमेंट होने लग जाएगा, और वो क्लिटोरिस इतना ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा और इट विल अपीयर लाइक अ पेनिस, वो पेनिस की तरह दिखेगा। तो बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि पेनिस है, और फिर आप कंफर्म नहीं हो पाओगे कि फीमेल है कि मेल है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती है इसमें। तो आइडियली इस तरह के जो फीमेल्स होंगी उनका कैरियोटाइप तो फीमेल का टाइप होगा, 46XS होगा, क्योंकि इसमें आपके क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट नहीं है, 46XX ही होगा। ठीक है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो यूट्रस मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब, सारे जो है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स मिलेंगे इसमें। ठीक है। बार बॉडी अगर एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इस तरह में ज़्यादातर फीमेल स्यूडो हर्माफोर्टिज्म होगा, मतलब कि फीमेल में ऐसा लगेगा कि मेल और फीमेल दोनों, क्योंकि फीमेल टाइप्स होगी, बट जेनाइटल देख के आपको लगेगा कि ये क्या होगा, इस तरह से लगे मेल टाइप जेनाइटल लगेगा, क्योंकि इसमें क्या क्या होगा, क्लिटोरिस का इनलार्जमेंट होने लग जाएगा, जेनाइटल फोल्ड्स जो होते हैं ये फ्यूज हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये यूरेथ्रा है, ये स्क्रोटम है, इस तरह से लेबिया मेजोरा फ्यूज जाएंगी तो स्क्रोटम की तरह लगेंगे। हेट्रोसेक्सुअल प्रिकॉशियस प्रीबर्टी, हेट्रोसेक्सुअल मीन्स मतलब वो मेल टाइप्स का आपको सारे साइन और सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है। और अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं फॉर्म हो रहा है हार्मोन, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल दोनों ही बनाता है, तो अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं हो रहा है तो आपका सोडियम का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, पोटेशियम का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, तो सोडियम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोटेंशन डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है। और क्योंकि हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो 17 हाइड्रोक्सिल प्रोजेस्टेरॉन जो है कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो इसकी अमाउंट जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। तो लैब में इसकी वैल्यू अगर आप चेक कराते हो तो ये बहुत ज़्यादा रेज्ड मिलता है। ठीक है। तो अब इस बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि एंड्रोजेनेटल सिंड्रोम इज अ कॉज ऑफ फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म, ये करेक्ट है, क्योंकि फीमेल स्यूडो है, एक्चुअली में हर्माफ्रोडाइट नहीं है। ऐसे ही नहीं कि इसके अंदर मेल के जेनेटल्स हैं या मेल के जेनेटल्स के क्रोमोसोम्स, ऐसा नहीं है। इसमें हार्मोन इतने ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीट हो रहे हैं कि जो फीमेल के जेनेटल हैं वो क्लिटोरिस एक्सेसिव, लेबिया मेजोरा एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से वो अपीयर होने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो मेल जेनेटल है, इस वजह से ये स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म में आता है। ये करेक्ट है। इट इज़ अ इनहेरिटेड एट एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। ठीक है। ये एक्स लिंक्ड जेनेटल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है। ये सिंपली क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कोई एक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है ये। ठीक है। तो इसके बेसिस पे दिस पार्ट इज करेक्ट एंड दिस पार्ट इज रॉन्ग, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है। सो आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस डिफ्रेंशिएशन। तो इस बेसिस पे जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को डिफ्रेंशिएट करके आप इजीली उसके ऑप्शंस पे से करेक्ट ऑप्शंस पे जा सकते हो। तो इसको रिविजन्स का पर्पस हमारा ये था कि किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न आते हैं, किस तरह से आप उसको पढ़ाई करके इस तरह से कमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हो। तो जब भी आप पढ़ो, तो जब भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर पढ़ो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जब भी आप पढ़ते हो तो एक तो आप क्वेश्चन लगाओ, जिस तरह से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्वेश्चंस पढ़ा, क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने की कोशिश की, प्लस उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आए हैं उसको हमेशा डिटेल में पढ़ो। ठीक है। जैसे अगर हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो हम एंड्रोजेनेटल सिंड्रोम्स को हमने डिटेल में पढ़ा, तो अब एंड्रोजेनेटल सिंड्रोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको कर पाओगे। इस तरह से क्वेश्चन पेपर लगाने का पर्पस यही रहता है कि उस तरह के क्वेश्चन से आप अकस्टम्ड हो जाओ, पैटर्न को आप समझो, कैसे आप उसको करो, और उसमें जो जो भी क्वेश्चंस जो टॉपिक कवर्ड हुए हैं उसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ो, ताकि जो है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली कर सको। ओके, थैंक यू सो मच।